हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं और इसके सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप यहाँ पर अच्छे से वीडियो को देखे रहेंगे और पढ़े रहेंगे प्रश्नों को, तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कराता है दोस्तों। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है सत्य, असत्य, सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, सत्य। मिट्टी के बर्तन जिसको कि टेराकोटा कहते हैं नवपाषाण काल से संबंधित है। कुम्हार की चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से मिले हैं और कश्मीर के गुफकराल से, गुफकराल को कुम्हार की गुफा कहते हैं, वहाँ से भी टेराकोटा प्राप्त हुआ है मिट्टी के बर्तन। तो यह बात सत्य है, मिट्टी का बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ऑप्शन में दिया है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के समय को दोस्तों मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इसको ही संक्रमण काल कहा जाता है। इस काल में ना तो पुरापाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और ना ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूरी रूप से अपनाया गया था। तो मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? ऑप्शन में दिया है लोथल, इनाम गांव, दायमाबाद और रंगपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों दायमाबाद। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से दोस्तों ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नासिक, जोरवे, दायमाबाद, चंदौली, नेवासा, सोनेगांव और इनाम गांव महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण युगीन स्थल हैं। दायमाबाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के आद्य ऐतिहासिक जीवन यापन के आधारभूत अनुक्रम यहीं से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दायमाबाद से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? ऑप्शन में दिया है गेहूं और चावल, गेहूं और जौ, चावल और जौ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर, खरबूज, राई, सरसों और तिल इन जैसी फसलों का भी ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? ऑप्शन में दिया है पहला माता के दर्जे के समान, दूसरा है पिता के दर्जे के समान, तीसरा है माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा और चौथा है माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को दोस्तों माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। जब ऊंचे कुल की लड़की का विवाह नीचे कुल के लड़के के साथ होता है तो उसको ही प्रतिलोम विवाह कहते हैं। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 और 1955 के अनुसार अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरह के विवाहों को वैध माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन में दिया है वीरेंद्र,
पुरंदर, पशुपति और मारुत। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, पुरंदर। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी देवता दोस्तों इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इनको युद्ध के देवता के रूप में चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन में दिया है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, बहुपत्नी प्रथा। वैदिक काल में दोस्तों बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थे, लेकिन बहुपत्नी प्रथा प्रचलित था। वैदिक काल में बहुपत्नी प्रथा का वर्णन कुछ स्थानों पर मिलता है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? ऑप्शन में दिया है भास, शूद्रक, कालिदास या पतंजलि। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, शूद्रक। मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक की रचना है। यह गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? ऑप्शन में दिया है सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिया है और सबसे ज़्यादा अनुयायी भी उनके यहीं के थे। मल्लिकाराम विहार, जेतवन विहार और न्यूग्रोथाराम विहार श्रावस्ती में स्थित हैं। श्रावस्ती अचिरावती यानी कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह कौशल राज्य की राजधानी थी, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है महावीर, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य कुल में जन्म लेने की वजह से इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन में दिया है यशोधरा, महामाया, बिंबा और गौतमी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, गौतमी। प्रजापति गौतमी दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी संघ की स्थापना की और महिलाओं को संघ में प्रवेश कराया। उनकी मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन में दिया है द्वितीय स्तंभलेख, तृतीय स्तंभलेख, सप्तम शिलालेख या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, द्वितीय स्तंभलेख। अशोक के धम्म का सार दोस्तों द्वितीय स्तंभलेख में उल्लेखित है। इस स्तंभलेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। इसका उत्तर वह स्वयं देता है कि पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया, दान, सत्यता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। ये सारी बातें दूसरे स्तंभलेख में लिखी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन में दिया है द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 12वां शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख दोस्तों धार्मिक संश्लेषण यानी कि धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। इसमें लिखा है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है।
हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए और सभी संप्रदायों में समान भावना रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण यानी कि धार्मिक समन्वय के बारे में उल्लिखित है, संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? ऑप्शन में दिया है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ या सारनाथ स्तंभ। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? ऑप्शन में दिया है कराधान, उद्योग, पथकर या न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, न्यायपालिका। मौर्यकालीन प्रशासन में दोस्तों दो तरह के न्यायालयों का वर्णन मिलता है। पहला है धर्मस्थी न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थी न्यायालय दोस्तों दीवानी न्यायालय था और इसके प्रमुख को व्यावहारिक कहा जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय था। कंटक शोधन न्यायालय के प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता था, प्रदेष्टा। तो आप इसको याद रखेंगे, कंटक शोधन न्यायपालिका से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? ऑप्शन में दिया है मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में या पतंजलि के महाभाष्य में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, नारद स्मृति में। नारद स्मृति में दोस्तों विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, ह्वेन-सांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन में दिया है भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना या धन एकत्रित करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। ह्वेन-सांग के भारत यात्रा का उद्देश्य बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना था। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन पराजित हुआ था किससे? ऑप्शन में दिया है शशांक से, रामपाल से, पुलकेशिन द्वितीय से या प्रवरसेन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन की विजयों के परिणाम स्वरूप दोस्तों उसके साम्राज्य की सीमा दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट तक हो गई थी। उधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर भारत की ओर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य टकराव हुआ। नर्मदा नदी के तट पर दोनों में युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त कर दिया और वहां से खदेड़ दिया। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख और ह्वेन-सांग के विवरण में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंका को किसने जीता था? ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रथम, राजराज चोल, परांतक चोल या राजेंद्र द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने दोस्तों लंका को पूरी तरह से जीत लिया था। उसके पहले राजराज प्रथम ने लंका के उत्तरी हिस्से को जीता था। फिर अगला क्वेश्चन है, इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, बलबन। इक्तादारों की आय के आकलन के लिए दोस्तों एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी। यह अपने क्षेत्र में इक्तादारों पर नियंत्रण रखते थे। बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह कदम उठाया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मसाहत निम्न में से क्या था? ऑप्शन में दिया है भूमि, सिक्के, सेना या न्याय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, भूमि।
मसाहत दोस्तों भूमि से संबंधित था। मसाहत भूमि की माप थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों राजस्व को भूमि की माप यानी कि भूमि की मसाहत के आधार पर निर्धारित किया था। तो मसाहत भूमि की माप से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सम इंस्पेक्टर्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में दिया है आई.एस. कुरैशी, आशीर्वादी लाल, आर.पी. त्रिपाठी या पी. सरन। तो इसका सही उत्तर क्या है? आर.पी. त्रिपाठी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन में दिया है सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सुबुक्तगीन। तुर्क आक्रमणकारी पहला सुबुक्तगीन था और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन ने दोस्तों जब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के हिंदू शासक जयपाल का शासन था। उसने जयपाल को पराजित कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी को समर्पित किया है। किसको समर्पित किया है यह बताना है। ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान को, नासरुद्दीन महमूद को या बलबन को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, नासरुद्दीन महमूद। मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों फारसी भाषा में तबकात ए नासरी की रचना की है। 13वीं शताब्दी में लिखी गई रचनाओं में तबकात ए नासरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिनहाज नासरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। उसने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है तथा उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। फिर अगला है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि किस सुल्तान ने धारण किया था? तो सुल्तान खुसरो शाह ने दोस्तों पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। पैगंबर का सेनापति खुसरो शाह और मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, सल्तनत काल में मवाजिब किसको कहते थे? तो सैनिकों को नगद वेतन का भुगतान करना दोस्तों मवाजिब कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना मवाजिब कहलाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबर को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अब्दुल्ला खान उज़्बेक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। अब्दुल्ला खान उज़्बेक जो है मालवा विजय के लिए उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में। मालवा पर आक्रमण दोस्तों अकबर का पहला आक्रमण था। यह आक्रमण 1562 ईस्वी में किया गया था। यहाँ का शासक बाज बहादुर था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम की सीमा शुल्क लगाया गया था? ऑप्शन में दिया है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और मराठा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, मराठा। महतरफा और जाकत नामक सीमा शुल्क मराठों ने लगाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? ऑप्शन में दिया पहला कॉन्स्टेंटिनोपल, दूसरा है फारस, तीसरा है मक्का और चौथा है तुर्की। 2021 यूपी टीजीटी में यह क्वेश्चन आया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है? कॉन्स्टेंटिनोपल दोस्तों पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, रोम से आया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है,
किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन में दिया है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के समय में दोस्तों नूरजहां के द्वारा शासन में दखल दिए जाने की वजह से खुसरो, खुर्रम और महावत खां इन लोगों ने विद्रोह किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में लड़ी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। अप्रैल 1858 में दोस्तों बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है ए.ओ. ह्यूम, बेडर बर्न, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, बेडर बर्न। बेडर बर्न ने दोस्तों ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है, उसी में ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर अगला है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? ऑप्शन में दिया है जेम्स आउट्रम, ऑकलैंड कॉल्विन, हर्टेग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, जेम्स आउट्रम। फिर अगला है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया है जीतन महल ने, बख्त खान ने, तात्या टोपे ने या नाना साहब ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने दोस्तों कानपुर में 1857 का नेतृत्व किया था। इनका मूल नाम धोंधू पंत था। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह या मराठा कृषक विद्रोह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का नील विद्रोह। बंगाल का नील विद्रोह दोस्तों भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन में दिया है एम के गांधी, विलियम बेडर बर्न, सुभाष चंद्र बोस और हेनरी कॉटन। तो इसका सही उत्तर क्या है? विलियम बेडर बर्न इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो विलियम बेडर बर्न थे, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, वे कौन थे? ऑप्शन में दिया है जुलाहे, बढ़ई, सुनार और कुम्हार। तो इसका सही उत्तर क्या है? जुलाहे इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया था? ऑप्शन में दिया है 1905, 1906, 1907 या 1925। तो इसका सही उत्तर क्या है? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन और 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? ऑप्शन में दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, अरोड़ा आशफ अली, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और 1925 में सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय महिला थी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। फिर अगला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस करीब आए थे। 1916 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ था। इसी में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग और कांग्रेसी करीब आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से दोस्तों अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया है जैतपुर का विलय, सतारा का विलय, झांसी का विलय और नागपुर का विलय। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत यानी कि राज्य के हड़प नीति के अनुसार दोस्तों सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद झांसी और अंत में नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देव पूजा का संबंध शाक द्वीप यानी कि ईशान के साथ किया जाता है। किस देव पूजा, कौन से देवता की। ऑप्शन में दिया है शिव, सूर्य, भागवत और मैत्रेय। तो ईशान जो है सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में दोस्तों मल्हार कला का केंद्र था, यहाँ से चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति मिली है। फिर अगला है, किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूक फुरिया और कतरिया नामक दो वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन में दिया है इब्न खुर्दादब, अलबरूनी, सुलेमान और अलमसूदी। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, इब्न खुर्दादब। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है। ऑप्शन में दिया है विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर और कुल्लूक भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल्लूक भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। कुल्लूक भट्ट याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया था। ऑप्शन में दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और ताराचंद्र चक्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ दिया है संगठन और दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति। इसमें पहला है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। तो पहला इसका सही सुमेलित है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। फिर अगला है यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो यह इससे संबंधित है। फिर अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फूले। तो यह इनसे संबंधित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित किया था। फिर अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट। तो यह भी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है, क्योंकि यही सही तरह से सुमेलित
नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? अरविंद मतलब अरविंद घोष। तो अरविंद घोष पर दोस्तों अलीपुर बम मामले में मुकदमा चला था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें दिया है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर अगला है आर्य समाज, तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ना कि राजा राम मोहन राय ने। फिर अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना लाला लाजपत राय ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। तो यही सही तरह से सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट और कर्नल अलकाट ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन चलाया था कलकत्ता में। फिर अगला है, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? ऑप्शन में दिया सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गुरदयाल सिंह ढिल्लो या शाहनवाज। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, रास बिहारी बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों 1942 में भारत को अंग्रेजी आधिपत्य से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन इन्होंने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन में दिया है आफ्ताब हुसैन अली, नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चिराग अली। तो इसका सही उत्तर क्या है? मौलाना अबुल कलाम इसका सही उत्तर है। यह अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। कब की थी इनमें से बताना है। तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया था। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 में दोस्तों 1920 में बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के विचार का उद्भव किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? जगह का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है सतारा में, कोल्हापुर में, पूना में या सूरत में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, पूना में। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक संघ यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था दोस्तों भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नांकित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन में दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मूसा, निजामुद्दीन औलिया या बाबा फरीद। तो इसका सही उत्तर क्या है? शेख मूसा इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, शेख मूसा जो है चिश्ती संप्रदाय से संबद्ध नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। यह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों के द्वारा रुचि का विषय रहा है, वह इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है ज्योतिष शास्त्र, गणित, संगीत और इतिहास।
तो इसका सही उत्तर क्या है? इतिहास इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों में दोस्तों इतिहास लेखन एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित था। अरब आक्रमण और तुर्की साम्राज्य की स्थापना से ही भारतीय इतिहास में संबंधित ऐतिहासिक साहित्य मिलना शुरू हो जाता है। भारत में कल्हड़कृत राजतरंगिणी कदाचित संस्कृत में उपलब्ध एकमात्र ऐतिहासिक रचना है जिसमें मध्यकालीन कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।